अब स्टूडेंट्स, हम पूर्वी तटवर्ती मैदान के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी तटवर्ती मैदान में हम स्वर्ण रेखा नदी से लेकर जो कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो पूर्वी तटवर्ती मैदान है। पूर्वी तटवर्ती मैदान पश्चिमी तटवर्ती मैदान से कई मायनों में भिन्न है। जैसे कि यदि हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर ही थी। और इसकी वजह यह है कि जो पूर्वी तटवर्ती मैदान का जो निर्माण है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनका योगदान रहा है। जैसे कि उड़ीसा में बहने वाली माही नदी है, इधर उसके नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी पूर्व की तरफ बहने वाली, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ये सभी पश्चिम में बहने वाली नदियों की तुलना में सभी बड़ी हैं, सभी डेल्टा बनाती हैं और ये एमर्जेंस से निर्मित है, उन्मज्जन से निर्मित है। तो इस तरह से पूर्वी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई है वो अधिक है। अब यदि हम इसके उप विभागों की बात करते हैं तो इसको हम दो तरह से इसको विभाजित करते हैं। एक तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये कृष्णा नदी दिख रही होगी, तो कृष्णा नदी के डेल्टा के उत्तर का जो भाग है स्वर्ण रेखा नदी तक का, वो तो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। और इधर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का जो भाग है, जिसमें कि पूरी तरह से तमिलनाडु आ जाता है और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आ जाता है, यहाँ ये कंप्लीट भाग है, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। तो इस तरह से उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तटवर्ती मैदान के दो मुख्य भाग हैं। कोरोमंडल, अब यदि हम इसको अन्य तरीके से देखते हैं तो एक उत्कल का मैदान, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, आंध्र का तटवर्ती मैदान, और तीसरे नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु का तटवर्ती मैदान, जिसको कि कोरोमंडल तट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अब इसमें उत्कल का मैदान, उत्कल के मैदान की बात करें तो उत्कल का मैदान यहाँ पर हमारे स्वर्ण रेखा नदी से स्टार्ट होता है और स्वर्ण रेखा नदी से लेकर इसमें हम कृष्णा नदी तक का जो हिस्सा है इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब इसमें चिल्का झील महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील जो है वो एक महत्वपूर्ण लैगून है जो कि यहीं पर स्थित है, महानदी के द्वारा निर्मित है ये तटवर्ती मैदान मुख्य रूप से, और ये एक उपजाऊ मैदान है। इसके बाद यदि हम उत्कल के मैदान के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है इसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो कंप्लीट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसके अंतर्गत, उत्तरी जो आंध्र प्रदेश है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अलावा यदि हम आगे की बात करते हैं तो इसमें उत्कल के मैदान के बाद पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, वहां तक का जो प्रदेश है वो आंध्र का मैदान कहलाता है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये मुख्य रूप से इसमें कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो यहीं पर पाया जाता है। कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन है वो प्राकृतिक गैस के लिए के उत्खनन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सभी को जानकारी में है। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी के मध्य में कोलेरू झील भी स्थित है और ये पूरा का पूरा ये जो मैदानी प्रदेश है ये चावल की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरह से राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैदान है। फिर इसके बाद पुलिकट झील से लेकर हम दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो तमिलनाडु का मैदान कहलाता है। तमिलनाडु का जो मैदान है उसमें कावेरी नदी, जिसको कि दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, उसका डेल्टा इसी में स्थित है तमिलनाडु के मैदान में। ये एक ऐसा मैदान है क्योंकि ये कोरोमंडल तट है, वो कंप्लीट कवर करता है तमिलनाडु के मैदान को। इसके अंतर्गत जो कावेरी नदी है वो का डेल्टा है वो चावल के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहलाता है। और ये तमिलनाडु का मैदान जो है ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि सर्दियों में बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और ये एक ऐसा तमिलनाडु वाला प्रदेश जो है वो एक ऐसा प्रदेश है जो वर्ष में 2 बार वर्षा प्राप्त करता है, मानसून के समय और लौटते मानसून के समय, दोनों समय यहाँ पर बारिश होती है। और साथ ही यहाँ का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई एक आर्टिफिशियल पोर्ट है
अब यहाँ बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पूरा का पूरा जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन है। जो तटीय रेखा है यहाँ की, ये सीधी है पश्चिमी तटवर्ती मैदान की तुलना में। ये इंडेंटेड नहीं है, जबकि ये इंडेंटेड है, टेढ़ी मेढ़ी है, जिसमें कि कोंकण जो तटीय प्रदेश है वो हार्बर के लिए या बंदरगांव के लिए सबसे उपयुक्त प्राकृतिक दशाएं रखता है। इसीलिए मुंबई पोर्ट यहाँ पर स्थित है, नावा शेवा है, गोवा है, मंगलुरु है, कोचीन है, ये सभी महत्वपूर्ण जो कांडला बंदरगाह है, ये सभी महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वो एक तरह से पश्चिमी तटवर्ती मैदान पर ही स्थित हैं। और पश्चिमी तटवर्ती मैदान के जो बंदरगाह हैं उनको एक तरह से प्राकृतिक पोताश्रय है उसकी सुविधा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर अनेक खाड़ियां हैं, क्रीक्स हैं, कोव्स हैं, इनलेट्स हैं। इन सभी के कारण बंदरगाहों को पर्याप्त गहराई मिल जाती है जहाज को खड़े करने के लिए। लेकिन यदि हम पूर्वी तटवर्ती मैदान की बात करें तो यहाँ की स्ट्रेट लाइन सॉरी बच्चों, यहाँ की जो तटरेखा है वो काफी स्ट्रेट होने के कारण और उन्मज्जन से बनी है, इसके कारण, और साथ ही यहाँ पर इन सभी नदियों के द्वारा डेल्टाई भाग होने के कारण नदियां हैं अपने साथ काप मिट्टी लाती हैं, उनका निक्षेप करती रहती हैं। तो ऐसे में जो बंदरगाह हैं, पोताश्रय हैं, वो उनमें गहराई कम हो जाती है, लगातार मिट्टी को बाहर निकालना पड़ता है तली को गहरा करने के लिए। इसी के कारण यहाँ पर प्राकृतिक पोताश्रय की सुविधाएं कम है। जो बहुत ही कुछ लिमिटेड यहाँ पर बंदरगाह हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके अलावा चेन्नई यहाँ पे है, मछलीपट्टनम है, समुद्रपट्टनम है, कृष्णापट्टनम यहाँ का एक बंदरगाह है, वो निर्मित किया जा रहा है। चेन्नई है, वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो इस तरह से पोर्ट्स हैं, बट उनमें काफी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उनकी बहुत अधिक आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तटवर्ती मैदान है वो न केवल बंदरगाहों के लिए जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं उनको एक तरह से पृष्ठ प्रदेश की सुविधाएं प्रदान करते हैं, और साथ ही एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें कि हमने देखा कि इसमें हर तरह की चावल की खेती भी हो रही है, गेहूं की खेती भी हो रही है, और यदि हम मलाबार तट पर देखें तो मसालों की खेती हो रही है। तो खेती के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से तटीय जो मैदान है वो, इनके बारे में हमने जिस तरह से इसके उप विभागों के बारे में जाना, तो कौन सा उप विभाग कौन से राज्य में पड़ता है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है, कौन सा बंदरगाह है, वो किस तरह कौन से तट पर स्थित है, इन सब की हमको जानकारी रखनी चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएं। थैंक यू सो मच।